तो देखते हैं हमारा केस लॉ। तो फ्रेंड्स, केस का नाम है मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। तो इस केस में क्या हुआ था फ्रेंड्स, एक पर्सन था जिसका नाम था धर्मोदास घोष, जो कि एक माइनर था और उसके पास कुछ इमूवेबल प्रॉपर्टी थी। इमूवेबल प्रॉपर्टी कौन सी होती है फ्रेंड्स? जिस प्रॉपर्टी को आप एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते, और वी कैन से हम उन्हें मूव नहीं कर सकते फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, उन्हें इमूवेबल प्रॉपर्टी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, घर, मकान, जमीन, ये सब इमूवेबल प्रॉपर्टी में आती हैं। तो इस केस में क्या हुआ फ्रेंड्स, जो धर्मोदास घोष था, जो कि एक माइनर था, उसके पास कुछ जमीन थी जिसका वो मालिक था, और उसकी मदर उसकी लीगल गार्जियन थी। अब होता यह है कि धर्मोदास घोष को कुछ पैसे की जरूरत होती है, तो वो क्या करता है, वो जाता है एक मनी लेंडर के पास जिसका नाम था ब्रह्मोदत्त। ब्रह्मोदत्त ने अपना सारा कामकाज करने के लिए एक अटॉर्नी रखा हुआ था जिसका नाम था केदारनाथ। तो इन दो नामों में आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। ब्रह्मोदत्त कौन था? ब्रह्मोदत्त मनी लेंडर था, जबकि केदारनाथ कौन था? केदारनाथ ब्रह्मोदत्त का अटॉर्नी था। चलिए, तो इस केस में क्या होता है, धर्मोदास घोष जो कि माइनर था, वो मनी लेंडर के पास जाकर अपनी कुछ प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर देता है। मॉर्गेज मतलब गिरवी, और इसके बदले लोन ले लेता है 20,000 रुपए का, 12% पर एनम इंटरेस्ट के हिसाब से। लेकिन यहाँ पर आता है एक ट्विस्ट। 15 जुलाई 1895 को जो धर्मोदास घोष की मदर थी, जो कि धर्मोदास घोष की लीगल गार्जियन भी थी, वो एक नोटिस भेजती हैं केदारनाथ को, जिसमें लिखा होता है कि उनका बेटा धर्मोदास घोष अभी भी माइनर है, यानी कि 21 साल से कम है, और जो कोई भी उसे पैसे देगा वो अपने रिस्क पर देगा। इसके कुछ दिन बाद 10 सितंबर 1895 को धर्मोदास घोष अपनी मदर के साथ लोअर कोर्ट में जाते हैं और एक सूट फाइल कर देते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि क्योंकि धर्मोदास घोष एक माइनर था, तो जो एग्रीमेंट हुआ मॉर्गेज का वो बाइंडिंग नहीं है और कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है। तो इस पर ब्रह्मोदत्त अपने डिफेंस में प्लीड करते हैं। प्ली का मतलब मैंने फ्रेंड्स आपको अपने चैनल पर बताया था, तो आई होप आपको याद होगा। फिलहाल जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है उन्हें मैं शॉर्ट में बता दूं कि प्ली का मतलब होता है दलील देना। तो फ्रेंड्स, ब्रह्मोदत्त डिफेंस में कुछ दलीलें पेश करते हैं। उनकी पहली दलील में वो कहते हैं कि मॉर्गेज के टाइम जो प्लेंटिफ था, यानी कि धर्मोदास घोष, वो माइनर नहीं था। उनकी दूसरी दलील थी, उन्हें यानी कि ब्रह्मोदत्त को और उनके अटॉर्नी को कोई भी नोटिस नहीं मिला कि प्लेंटिफ माइनॉरिटी में है। उनकी तीसरी दलील थी कि अगर प्लेंटिफ माइनर भी था तो उसने फ्रॉड किया, एक माइनर होते हुए भी उसने अपने आप को मेजर बताया। तो इन सब दलील के आधार पर ब्रह्मोदत्त का कहना था कि वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं हुआ। लेकिन फ्रेंड्स, इन सब दलील को पेश करने के बाद भी ट्रायल कोर्ट धर्मोदास के हक में फैसला सुनाती है, मतलब कि वो ब्रह्मोदत्त के अगेंस्ट में फैसला सुनाती है और कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड मान लेती है। जाहिर सी बात है, इस बात पर ब्रह्मोदत्त सेटिस्फाई नहीं थे, तो वो अपील करते हैं कलकत्ता हाई कोर्ट में। अब क्या होता है, कलकत्ता हाई कोर्ट भी ट्रायल कोर्ट के फैसले पर एग्री कर जाती है और ब्रह्मोदत्त का केस डिसमिस कर देती है। उसके बाद केस जाता है फ्रेंड्स प्रिवी काउंसिल में, लेकिन तब तक क्या होता है, ब्रह्मोदत्त की डेथ हो जाती है। तो इसलिए आगे की केस की प्रोसीडिंग्स उनकी वाइफ देखती हैं, जिनका नाम था मोहरी बीबी। इसीलिए इस केस का नाम भी मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष पड़ गया। फिलहाल जब ये केस प्रिवी काउंसिल में जाता है तो प्रिवी काउंसिल भी ब्रह्मोदत्त की अपील को डिसमिस कर देती है, मतलब खारिज कर देती है। और अपने फाइनल डिसीजन में प्रिवी काउंसिल कहती है कि माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो होता है। एब इनिशियो का मतलब फ्रॉम दी बिगनिंग। तो अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किसी माइनर के साथ किया जाता है तो वो वॉइड एब इनिशियो बन जाता है, मतलब बिगनिंग से ही वो वॉइड होता है, वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कभी नहीं होता है। फाइनल डिसीजन का दूसरा पॉइंट था कि क्योंकि माइनर इनकॉम्पिटेंट होता है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है इन द आईज ऑफ लॉ, और वी कैन से इट हैज नो वैल्यू इन द आईज ऑफ द लॉ।
प्रिवी काउंसिल के तीसरे डिसीजन में कहा जाता है कि धर्मोदास घोष को फोर्स नहीं किया जा सकता कि वो पैसे वापस करे, क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही नहीं है तो वो किसी भी प्रॉमिस में बाउंड नहीं है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये केस अच्छे से समझ आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से आपसे यही कहना चाहूंगी कि ये टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि एग्जाम में आने वाले कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो मेरे चैनल पर जल्दी ही अपलोड होगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।